नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए 315 करोड़ रुपए की लागत के किए लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा, अपने उद्योगपति मित्रों को देश बेच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, सुलह विधानसभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने पर व्यय किए जा रहे 70 करोड़ रुपए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, कोरोना के बाद अब सेब पर राजनीति कर रहा विपक्षी दल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 315 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 3.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और नई बुलंदियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत सराहां के मेले मैदान में जनसभा संबोधित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 314.75 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पच्छाद की बस्तियों और बाग पशोक, कथेर, नैना टिक्कर बस्तियों के लिए 8.67 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना, तहसील पच्छाद में 1.17 करोड़ रुपए की लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना, घी मतलाना के संवर्धन कार्य, 42.46 लाख रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना टिक्कर, सेर भरल के संवर्धन कार्य और ग्राम पंचायत धार टिकैरी के गांव सिक्का के लिए 24 लाख रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना के संवर्धन कार्य का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राजगढ़ में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के मंडल और उपमंडल कार्यालय भवनों, शीलाबाग में 4.59 करोड़ रुपए की लागत के 3311 केवी सबस्टेशन, 1.52 करोड़ रुपए की लागत के कोटला बडौग में गौ अभ्यारण्य, 2.50 करोड़ रुपए लागत की दीद गहलूत संपर्क मार्ग और सराहा में 11.05 लाख रुपए लागत के डिग्री कॉलेज के भवन का लोकार्पण किया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर प्रयास जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ सिरमौर जिला से यहाँ से शुरुआत हुई है, सीहाट के नाम से, जिसमें हमारी बहनें काम करती हैं और अपने लोकल प्रोडक्ट बना करके यहाँ उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी यहीं पर जगह बनाई है और बहुत अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ कि उनकी प्रेजेंटेशन भी और साफ़ सफाई भी, और उसके साथ साथ में आने वाला जाने वाला यहाँ पर रुकता है, उसको खरीदता है, घर ले जाता है, यहाँ उपयोग करता है। तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट पूरे प्रदेश भर में हमने और जगह भी पंचायत की जो वर्चुअल मीटिंग हमारी हुई थी पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम के साथ, अभी कुछ अरसे पहले जब वो चुन करके आए थे, तो हमने ये कहा था कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है बहुत जगह हम हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमारी हिमाचल प्रदेश में हैं, विशेष तौर से जहाँ से रूट उनके बनते हैं आने के जाने के, तो बीच में ऐसे कुछ एक स्थान चिन्हित अगर हम करें तो इस तरह के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत एक उपयोगी रहेगा। क्योंकि लोकल चीज़ों को मतलब जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो वो भी कॉन्सेप्ट पूरा होगा और हमारी जो यहाँ पर बहनें जो काम करती हैं उनके लिए आय का भी एक स्रोत होगा। मुख्यमंत्री ने जिला सिरमौर की पच्छाद तहसील में ग्राम पंचायत सिरमौरी, मंदिर धार टिकरी, बनहा, धिन्नी,
जामन की सेर व कतली के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 9.96 करोड़ रुपए लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने 2.23 करोड़ रुपए लागत से ग्राम पंचायत कतली जामुन की सैर में गधर खड्ड के किनारे जल संग्रहण और पारंपरिक विलुप्त एवं समाप्त हो रहे जल संसाधनों के संवर्धन और वासने के विभिन्न गाँव के लिए गिरी नदी से उठाऊ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंडल राजगढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायतों की बस्तियों के लिए 4.71 करोड़ रुपए की लागत की जलापूर्ति योजना, जल शक्ति उपमंडल चंदौल की विभिन्न ग्राम पंचायतों की बस्तियों के लिए 16.66 करोड़ रुपए लागत की जलापूर्ति योजना, 1.29 करोड़ रुपए की लागत की थनाधार उठाऊ जलापूर्ति योजना और ग्रेविटी जलापूर्ति योजना सेर जगास सलाना टिम्बर थॉट निवाडर ग्रेविटी जलापूर्ति योजना कथली भरा के सुधार कार्य का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 3.5 वर्ष से अधिक कार्यकाल के दौरान विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं और नई बुलंदियां छुई है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के लोगों, कोरोना योद्धाओं, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना संदेश देंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुड़ने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिम केयर योजना, सहारा योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। आज मैं देख रहा हूँ एक साथ एक समय 29 उद्घाटन और उसके साथ 26 शिलान्यास किया है और इन दोनों का अगर योग करें तो कुल उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रमों की संख्या, शिला पट्टिकाओं की संख्या 55 बढ़ती है। अगर इन सारी योजनाओं का हम टोटल करें कि कितने पैसे का, कितने अमाउंट का शिलान्यास और उद्घाटन आज के दिन यहाँ पर संपन्न हो रहा है, तो 315 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पठार विधानसभा क्षेत्र में एक दिन एक समय 55 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम और 55 शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ में 315 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट, ये मुझे लगता है कि ना आज से पहले हुआ है, आने वाले समय में होगा। ऐसी संभावनाओं से तो मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ करके आप इस क्षेत्र में विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत भाइयों बहनों, पिछले 3.5 वर्ष काश अगर ये कोविड का दौर नहीं आया तो हिमाचल, हम आज पता नहीं हिमाचल को किस दिशा में हम आगे लेकर के कहां पहुंचाते, ये मैं कह सकता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने साइंटिस्ट को इकट्ठा होकर कहा, बुला करके कहा कि 135 करोड़ का भारत, हम अपने देश के अंदर क्या वैक्सीन बना नहीं सकते? जो मदद चाहिए हम देंगे, जो सहयोग चाहिए सरकार देगी। और साइंटिस्ट ने काम किया। आज देखिए, आप कल्पना करिए, इस भारत के अंदर भारत के साइंटिस्ट के द्वारा कोविड की वैक्सीन बन करके तैयार हुई। आपको वैक्सीन का अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान के रूप में चलता है और मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। बधाई इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में कोविड की वैक्सीनेशन के अभियान में अव्वल दर्जे पर पहले स्थान पर। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव लगूंगा हम लोग ने वैक्सीन लगा ली, जिसने लगाई वो हाथ खड़ा करने का देखना चाह रहा हूँ। पहली डोज लग गई, डबल डोज भी हो कई लोग भी हो गए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने 16 हल्के के रमहेड़ में
1,65,00,000 की लागत से निर्मित होने वाले किसान भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान भवन निर्मित होने से सुलह के लोगों को फायदा होगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत नौरा में 1,15,00,000 से निर्मित पंचायत घर से कोट बलह कटहा सड़क और 84 लाख रुपए की लागत से तैयार शंभू महादेव से भलहेटू सड़क और 7 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि 3.5 कनाल भूमि पर बनने वाले 3 मंजिला किसान भवन में 7 कमरों और एक मीटिंग हॉल के निर्माण का प्रावधान रखा गया है। इलाके की खुशहाली और समृद्धि के लिए समग्र और संतुलित विकास ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना, भवारना, भड़कवार और आरठ के कार्य के लिए 2,73,00,000 रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें 3 ट्यूबवेल और 4 ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं। परमार ने कहा कि भवारना और आसपास के क्षेत्रों में ही लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों और सड़कों के निर्माण एवं सुधार कार्यों पर 36 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत नौरा में 1,15,00,000 से निर्मित पंचायत घर से कोट बिलह कढ़ा सड़क और 84 लाख शंभू महादेव से मलहेटू सड़क और 7 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। नौरा में जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोक निर्माण उपमंडल धीरा के माध्यम से सड़कों और भवनों के निर्माण पर 27 करोड़ 19 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने नौरा के लोगों को बधाई दी और कहा कि सरकार लोगों की मांग और जरूरत अनुरूप विकास को गति दे रही है। शिलान्यास किया, जरूरत थी। जल जीवन मिशन में हम हर गांव में पानी नल पहुंचाना लगाना चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बभारना, बड़वार और इस इलाके में 2,73,00,000 रुपए की लागत से जो राशि स्वीकृत हुई है, ट्यूबवेल भी लगा दिए, ओवरहेड टैंक भी बना दिए हैं, पाइपों को भी बिछा दिया है। 80% काम पूरा हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की पहला स्टेट है जिथू सारे जो ही पहली डोज वैक्सीनेशन कोविड दी इंजेक्शन दी लगी चुकी है। मन भी लगे जी इंजेक्शन, जितो नहीं लगे उसे हाथ खड़े करा बोला। तो अच्छे प्रयास तो हुए हैं। 70 साल के बुजुर्गों को पेंशन लग गई और इन बहनों की जिनकी उम्र अब 65 और 70 साल के बीच में है, मार्च के महीने में मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है कि ऐसी बहनों को अब 1,000 रुपया महीने की पेंशन देने का भी प्रावधान वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निर्धारित कर दिया। मैं जितने प्रधान मंच पर बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सूचियां तैयार करो। एक बहनों को हम उपहार देना चाहते हैं और वो उपहार क्या होगा? ऐसी बहनों को जिनकी उम्र 65 और 69 साल के बीच में है, उनको 1,000 रुपए की पेंशन सरकार अपने खजाने और अपने खजाने से जो है ऐसी बहनों को देना चाहती है। यह सड़क मैंने बाबा जी के चरणों में अर्पित कर दी है। काम शुरू हो गया है, वहां भी राजनीति हो रही है। 2,80,00,000 रुपया अब शिव भोलेनाथ जी के चरणों में, अब पैदल नहीं, कुछ महीनों के बाद बढ़िया चमचमाती सड़क पर आप अपने स्कूटर गाड़ी को लेकर के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। बभारना में तो अब ये सारे काम हो गए और कनाल पट की बात हो रही है, रमेड़ की बात हो रही है, बभारना भाटी समझाना की बात हो रही है। यहाँ पर भी 5,80,00,000 रुपए की लागत से सड़क का निर्माण शुरू हो गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बागवानी मंत्री के क्रेट में सेब बेचने के बयान का समर्थन किया है। हमीरपुर में भाजपा किसान मोर्चा के जिला पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए देवेंद्र ठाकुर ने बागवानी मंत्री के बयान को जायज ठहराया है। देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल बागवानों के सेब के बेहतर दाम मिले थे। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून लागू होंगे तो किसानों बागवानों को काफी फायदा होगा और फसलों के बेहतर दाम मिलेंगे।
हिमाचल में सेब के गिरते दामों के बीच मचे घमासान पर बागवानी मंत्री के बयान की चर्चा प्रदेश भर में हो रही है। विपक्षी दल इसे बागवानों के साथ मजाक बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी उनके बयान की आलोचना कर चुके हैं। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने बागवानी मंत्री के बयान को सही बताया है। हमीरपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने जिला पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने बागवानी मंत्री के बयान को जायज ठहराया है। सेब के दामों को लेकर भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसे डिमांड और सप्लाई का खेल भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली दफा किसानों को सेब के अच्छे दाम मिले थे, तो वहीं इस बार दाम इतने अच्छे नहीं मिले हैं। देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल बागवानों को बेहतर दाम मिले थे, अभी तक कृषि कानून लागू नहीं हो पाए हैं। जब नए कृषि कानून लागू होंगे तो किसानों को और बेहतर दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री ने उचित बयान दिया है, यदि पैकेजिंग का खर्च कम किया जाए तो ज्यादा आमदनी होगी। ये जो उत्पादन है, जैसे सेब का उत्पादन है, कई बार सेब का बढ़ा हुआ भी रहता रेट मार्केट के हिसाब से, उत्पादन ज़्यादा है तो थोड़ा घट जाती है मांग या भाव कम आ जाता है। ये तो चलता रहता है, लेकिन ठीक आ जाएगा रेट। थोड़ा है दिक्कत सेब का उत्पादन। पिछले साल बहुत अच्छे रेट मिले। टमाटर का पिछले साल 1500 रुपये क्रेट गया, आज 300 रुपये है। तो चला रहता है, इसमें कोई भाव तो उस पर डिपेंड है। इसमें सरकार की पूरी नज़र है, बिचौलिए बीच में नहीं है। पूरा जो 3 कृषि विधेयक अगर ये लागू हो जाए, पेंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंड रखा है, अब ये लागू नहीं हुआ। अगर 3 कृषि विधेयक जो नए केंद्र सरकार ने पास किए हैं, अगर ये लागू हो गए तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और ये किसान हित में ये तीनों विधेयक सरकार ने लाए हैं। इसको अगर इम्प्लीमेंट हुए देश के अंदर और हो जाएंगे कुछ समय बाद, तो ये किसान हित में है, तभी इसका सेब का भाव या टमाटर का रेट ठीक आएगा। शिमला पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र की एनडीए सरकार पर खूब हमला बोला। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की संपत्ति को निजी हाथों में बेच रही है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपने 3-4 उद्योगपति मित्रों को देश की संपत्ति जो कांग्रेस ने 70 साल में अर्जित की, उनको बेच रही है। कहा कि देश के राष्ट्रीय उच्च मार्गों, ऊर्जा, कृषि, टेलीकॉम, एयरपोर्ट, रेलवे तक को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसका फायदा चंद उद्योगपति को होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। एक बहुत बड़ा हमला है, एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को तमाम प्रदेशों की राजधानियों में भेजा है कि हम आपसे बात कर सकें और जनता को, हिमाचल के भाई बहनों को इस विषय की गंभीरता के बारे में संज्ञान हो सके, उनकी जानकारी में ये बात आ सके। तो आप देखिए, कुछ दिनों से ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात हो रही है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आखिर है क्या? ये एक ग्रेट इंडियन सेल है, क्लियरेंस सेल है। यानी कि 70 साल में भारत के निर्माताओं ने, भारत के जननायकों ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का सदुपयोग करते हुए जो भी पूंजी अर्पित की, जो भी संपत्ति बनाई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, उसे 30 से 50 साल तक के लिए एक प्राइवेट एंटिटी या थर्ड पार्टी को बेच दिया जाएगा। और मुझे ये बताने या कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति कौन हैं जिनकी जेबें भरने का काम लगातार मोदी जी करते जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण कि 3 काले कानून बाद में बनते हैं। पहले अडानी जी के वेयर हाउस बन जाते हैं, गोदाम बन जाते हैं, तो मोदी जी बता देते हैं कान में फुसफुसा कर कि ये हम करने वाले हैं, इससे पहले तैयारी आप कर लीजिए, सब कुछ आप ही के पास जाना है। ऐसी ही कवायद यहाँ पर दोबारा से शुरू हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपया किराए के रूप में वसूल किया जाएगा। यानी कि हर जब ये संपत्ति बिकेंगी सारी, तो हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया अर्जित किया जाएगा किराए के रूप में। 60 लाख करोड़ की संपत्ति, खरबों रुपए की संपत्ति 50 साल के लिए आप दे देंगे किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, और हाथ में पकड़े रहेंगे एक कागज़ और कहेंगे ये देखिए कागज़ लहरा रहे हैं, ओनरशिप हमारे पास है, जिसका कोई मायना नहीं है। 50 साल तक फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूजेज
मेंटेनेंस, हर तरीके से जुड़ा हुआ हर निर्णय जो है वो प्राइवेट एंटिटी, थर्ड पार्टी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको दिया जाएगा वही लेंगे। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आखिर बेचा क्या क्या जा रहा है। जमीन, आकाश, पाताल, सब कुछ बेचा जा रहा है। 27,000 किलोमीटर के हाईवे, नेशनल हाईवे बेचे जा रहे हैं। 60,000 मेगावाट पावर जनरेशन, 28,000 किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइंस बेची जा रही है। 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बेची जा रही है। 210 लाख मेट्रिक टन के फूड ग्रेन स्टोरेज वेयरहाउस बेचे जा रहे हैं। 2.86 लाख किलोमीटर टेलीकॉम फाइबर और 15,000 टेलीकॉम टावर्स बेचे जा रहे हैं। 25 एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। 9 पानी के जो पोर्ट्स होते हैं, जहाज के पोर्ट्स हैं, वो बेचे जा रहे हैं। 761 माइनिंग ब्लॉक्स बेचे जा रहे हैं। 2 नेशनल स्टेडियम और करीब 1.5 लाख करोड़ वर्थ के रेलवेज, यानी कि उसमें 400 स्टेशन होंगे, कई ट्रेन्स होंगी, और ये सारी चीज़ें जो कि देश की संपत्ति है वो अब किसी उसका प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश हो जाएगा। ये सारे प्राइवेट सेक्टर PSUs जो हमारे हैं। हिमाचल में सेब के दामों में आ रही गिरावट पर सियासत गर्मा गई है। अब भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सेब के समर्थन मूल्य में केवल 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में 6 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में प्रदेश में प्रस्तावित उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस सेब की दामों और बागवानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, बागवानों की समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 5 सालों में सेब के समर्थन मूल्य में केवल 50 पैसों की बढ़ोतरी हुई, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में 6 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस उपचुनावों के समय सेब का मुद्दा उठाकर राजनीति रोटियां सेक रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा बागवानों का हित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कभी भी सेब बाजार पर किसी प्रकार का अनावश्यक दखल नहीं दिया। रणधीर शर्मा ने कहा कि सेब बागवान पूरी तरह से स्वतंत्र है, वे अपना सेब प्रदेश के अंदर और बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण सेब के साइज और कलर में फर्क पड़ा। ओलावृष्टि के कारण कुछ सेब दागी हो गए, इसके कारण भी सेब का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया। भाजपा की वर्तमान सरकार ने बागवानों के हित के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीए स्टोर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा मंडियों को भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बागवानों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में बागवानों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल को पूरे देश में 100% वैक्सीनेशन लगने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की इस बड़ी उपलब्धि को लेकर जनता से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर फ्रंटलाइन वर्कर और वैक्सीन लगाने वाले लोगों से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस दिन हर विधानसभा क्षेत्र में 2 कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें बड़ी स्क्रीन लगाकर संवाद को सुना जा सकेगा। कांग्रेस के आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेब बागवानों की हितैषी सरकार है। कांग्रेस ने सिर्फ बयान दिए हैं, हमारी सरकार ने फायदा दिया है। कांग्रेस की सरकार के इसमें 5 सालों में सेब का समर्थन मूल्य मात्र 50 पैसे बढ़ा था और हमारी सरकार के 4 साल में 2.5 रुपये की बढ़ोतरी समर्थन मूल्य में हुई, जो दर्शाता है कि हमारी सरकार सेब बागवान हितैषी है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस साल भी ए ग्रेड के सेब में कहीं मूल्यों में कमी नहीं आई। जो सेब बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि के कारण खराब हुआ, दागी हुआ, साइज प्रॉपर नहीं बना, उस सेब का रेट जरूर कम आया है। उसके अनेक कारण हैं। पहले भी जब इस तरह का मौसम खराब होता था तो ऐसे सेब के रेट कम होते थे, परंतु इस बार उपचुनाव को आगे देखते हुए कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह का मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बागवानी सचिव को दायित्व सौंपा है। वो सारी परिस्थितियों पर की जो है वो जांच कर रहे हैं। समर्थन मूल्य बढ़ाने के अलावा भी सरकार जो कुछ कर सकती होगी सरकार करेगी, ताकि बागवानों को उचित कीमत मिले। और जो अफवाह फैलाई जा रही है, कहीं सरकार नहीं कहती बागवान को आप कहाँ सेब बेचो। सेब बागवान स्वतंत्र है, उनको जहां उचित कीमत मिलती है, जिस व्यापारी जिस कंपनी से अच्छी कीमत मिलती है, वो वहां सेब बेचने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसमें सहायता करेगी, सहयोग करेगी, ये विश्वास हम दिलाते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत एकलव्य कला मंच के कलाकार सार्वजनिक क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के जरिए वैक्सीनेशन के प्रति लोगों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही दोनों वैक्सीनेशन की डोज लगा चुके लोगों से भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की भी अपील की जा रही है। हमीरपुर जिला में पहली IRB पुलिस बटालियन बनगढ़ के पुलिसकर्मियों के कला मंच ने गांधी चौक पर नाटक कर लोगों को जागरूक किया। हमीरपुर जिला के गांधी चौक पर पहली IRB पुलिस बटालियन बनगढ़ के पुलिसकर्मियों के एकलव्य कला मंच ने अनोखे अंदाज में दुकानदारों और राहगीरों को गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के प्रति जागरूक किया। जिला प्रशासन के आह्वान पर हमीरपुर में विशेष रूप से आए एकलव्य कला मंच के सदस्य 7 दिन तक लोगों को जागरूक करेंगे। किसी ने वैक्सीन या अभी लगवानी है, बेशक लगवाई हो, किसी ने वैक्सीन या अभी लगवानी है, पहन के रखना है हम सबको मास्क और उचित दूरी अपनानी है। तो जाके वैक्सीन लगवा भैया, तो जाके वैक्सीन लगवा। कला मंच के सभी सदस्य पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। कला मंच के प्रमुख अरविंद कौशल ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और हमीरपुर जिला प्रशासन ने कला मंच के सदस्यों को 1 सप्ताह तक विभिन्न स्थानों पर जागरूकता नाटक पेश करने का आह्वान किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जागरूक हो सके और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवा सके। जनता को जागरूक करने के लिए ये एक जागरूक अभियान चलाया गया है जिला हमीरपुर में। 1 हफ्ते का है ये, जो जिला प्रशासन हमीरपुर है इनके अनुरोध पर एकलव्य कला मंच, फर्स्ट IRB बनगढ़, हिमाचल पुलिस हम लोग आए हैं। हमें कहा गया था कि कोरोना के ऊपर अभी जो कोरोना की वैक्सीनेशन है, वैसे तो ये 100% जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ एक गर्भवती महिलाएं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया था, तो पहले सरकार की इस तरह से थी कि पहले नहीं लगा रहे थे उनको, क्योंकि अंडर ट्रायल अभी तक ये चल रहा था कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं। तो अब इसमें सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की गई है कि इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से असर कर रही है जिस तरह से हम एक आम व्यक्ति, हम सब ने जिस तरह से वैक्सीनेशन करवाया है, उसी तरह से गर्भवती महिलाएं भी करवाएं और सुरक्षित रहें। सर अभी के लिए तो ये हमीरपुर जिला में है, फिर उसके बाद आगे जिस तरह से हमें निर्देश मिलेंगे हम उस तरह से आगे काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कालका शिमला NH5 कुमारहट्टी में सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग उसे एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर लाए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 22 वर्षीय सुशील कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी बड़ोग के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर संघ से जुड़े किसान 8 सितंबर को देश भर में 555 जिलों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज किसानों की हालत खराब है। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और फसलों के
उचित मूल्य दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे। सोमदेव शर्मा ने कहा कि अब किसानों पर हो रहा अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान संघ किसानों के मुद्दे को लेकर 8 सितंबर को देश भर में 555 जिलों पर आंदोलन करेगा। यह जानकारी भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने शुक्रवार को शिमला में दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नुकसान हो रहा है। किसानों को उनकी लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोमदेव ने कहा कि किसानों को उनकी फसल के सही मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे किसान घाटे में जा रहे हैं। किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। किसानों की दशा सुधारने और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को पूरे देश में 555 जिलों में प्रदर्शन करेगा और डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनकी मांग है कि एक एक्ट बनाना चाहिए जिसमें रेट तय होना चाहिए, जिससे किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, जिससे किसानों को नुकसान न हो, और यदि कोई इससे नीचे खरीदता है तो एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान में चाहे बागवान हो या किसान, सबको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कई जगह में स्थिति बेहतर है, लेकिन अधिकतर किसानों को नुकसान ही हो रहा है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि अब किसानों पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो भारतीय किसान संघ एक बड़ा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू करेगा। भारतीय किसान संघ ने निर्णय लिया हुआ कि 8 सितंबर को 550 जिलों में पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन जिला केंद्र पे मुख्य जिलाधीश के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को देगा। उसमें विशेष जो ध्यान दिया गया है, क्योंकि किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार खरीदारी उससे नीचे भी होती है और इसका लाभ कुछ एक फसलों पे कुछ एक राज्यों को हो रहा है। तो इसका जो है सब पूरे देश भर में लागू हो और साथ में ही इसे कानूनी जो है एक कानूनी एक इसमें एक्ट बनाया जाए और उस एक्ट के अंदर अगर उससे नीचे ट्रेडिंग होती है, मंडी के अंदर, मंडी के बाहर या सरकारी तौर पे कहीं भी खरीदारी होती है, तो उसमें इसमें दंडनीय अपराध माना जाए। और दूसरी बात, किसान को उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ये हमारी भारतीय किसान संघ की एक प्रमुख मांग है। इसी तरह अलग अलग तो 23 फसलों में जो MSP दी जा रही है वो सभी राज्यों में हो और सभी राज्यों में इसकी लागू हो, लेकिन लाभकारी मूल्य पे ही बात आनी चाहिए और खरीद तीनों तरीके से होनी चाहिए और तीनों कानून लागू होने चाहिए। तीनों कानूनों में सुझाव के साथ लागू होने चाहिए। जो भारतीय किसान संघ ने पिछले साल 8 अगस्त को 25,000 ग्राम समितियों से देश भर से दिए गए हैं, उसमें से नंबर 1 कि सभी जिला स्तर पे एक कृषि न्यायालय स्थापित होना चाहिए, व्यापारी का पंजीकरण होना चाहिए, बैंक की गारंटी होनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कहीं न कहीं सरकार जो है उसको अगर इन कानूनों में नहीं है तो लागू करे और उसके साथ किसान की परिभाषा की बात आती है उसको दुरुस्त करे। इसके साथ ही लाभकारी मूल्य के अंतर्गत हमारा प्रमुख बिंदु है, केंद्रित बिंदु है, उसके अंतर्गत मिलना शुरू करे उसका आश्वासन दे। अन्यथा सरकार भारतीय किसान जो है एक बड़े रूप में अलग आंदोलन के रूप में आगे बढ़ने वाला है। हिमाचल में राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने भी सेब की गिरती कीमतों पर चिंता जताई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता SS जोगटा ने बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह के क्रेट में सेब बेचने के बयान को हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह को बागवानी की कोई समझ नहीं है। कहा कि बेहतर होता कि बागवानी महकमा शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के पास होता। SS जोगटा ने मुख्यमंत्री से बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह से तुरंत इस्तीफा लेने की मांग की है, क्योंकि बागवानों जो सेब बाहुल क्षेत्र हैं प्रदेश में, खासकर शिमला में, यहाँ तक कि आदरणीय जयराम जी भी सेब बाहुल क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। उनको चाहिए कि भी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है पिछले कल
कि क्रेटे लेकर के आप अपना सारा काम ख़त्म कर सकते हैं। पेटियों की भी ज़रूरत नहीं है, ग्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरे जो उसमें मटेरियल और लगता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उनको पता ही नहीं है भी क्रेटे लेकर के जिसके 5000 पेटियाँ होती हैं, जिसकी 8000 पेटियाँ सेब होती हैं, वो क्या मदारी की तरह या मूंगफली बेचने के वाला की तरह सड़कों में बैठेगा सेब बेचने के लिए? मैं कहता हूँ कि उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और बागवान उनके ऊपर अगेंस्ट उनके विरुद्ध जो है लामबंद हो रहे हैं। जिस तरह की स्टेटमेंट गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका तुरंत इस्तीफा मांगता हूँ। वन विभाग बिलासपुर सर्किल के नवनियुक्त मुख्य अरण्यपाल अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि वन विभाग की जल भंडारण स्कीम पशु पक्षियों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत बिलासपुर सर्किल में कुल 17 चेक डैम बनेंगे। इनमें से 14 चेक डैम कैंपा, 2 IDP और 1 जायका परियोजना के तहत तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर और कुनिहार डिवीजन में साइट्स फाइनल कर ली गई है और अभी एस्टीमेट तैयार किया जा रहे हैं, जिन्हें अप्रूवल व फंडिंग के लिए मुख्य कार्यालय शिमला भेजा जाएगा। जल भंडारण जो स्कीम लॉन्च की गई है उसके तहत वनों में हम 8 से 10 लाख लीटर कैपेसिटी के डैम्स बनाएंगे, जिसमें कि जो वाटर को हम हार्वेस्ट करेंगे और उसके मल्टीपल पर्पज में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जंगलों में डैम बना के वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, पर्कुलेशन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक्वाफर को रिचार्ज करे, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, उसके लिए बनने हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए एज ए वाटर होल वो डैम काम करेंगे। साथ के साथ ये जो डैम हम बना रहे हैं ये लोगों की ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे, और जिन क्षेत्रों में आग लगती है उन क्षेत्रों में वो आग को बुझाने के लिए भी काम में लाए जाएंगे। तो ये जो स्कीम है इसके तहत अभी तक जो हमारा सर्कल है इसमें हमने 17 ऐसे स्थान चिन्हित किए हुए हैं जिनमें हम इस वर्ष जो है कार्य करेंगे, और अगले वर्ष के लिए हम और डैम जो है चिन्हित करेंगे। आजकल जो हमने चिन्हित किए हैं डैम, उनके एक हमारी कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी की मीटिंग रिसेंटली हमने की थी 3 दिन पहले, जिसमें कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, IPH, BDO, RD डिपार्टमेंट से, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर, ये सभी लोग जो हैं उसमें आए थे, और उन सब के सहयोग से ये चिन्हित की गई हैं साइट्स। जितने भी नाले हैं उसी ढंग से उनको चिन्हित किया गया ताकि ये लोगों को बेनिफिट दे सकें। और इसके साथ साथ ये जो हम डैम्स बना रहे हैं इसके साथ साथ उसके पीछे का जो जंगल का क्षेत्र है उसको भी हम वाटरशेड ट्रीटमेंट उसका भी करेंगे, और यदि जरूरत होगी तो वहाँ पे यदि सिल्ट लोड ज़्यादा हो तो सिल्ट डिटेंशन डैम भी बनाने का हमारा प्रोग्राम है। वो एक पूरा पैकेज बनेगा जिसके तहत ये हम डैम जो है बनाएंगे। पंचायत भवन के शिलान्यास का विरोध कर रहे पूर्व कांग्रेस विधायक जगजीवन पाल को एक व्यक्ति ने तमाचा जड़ दिया और उसके बाद धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस पूरे घटनाक्रम की कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस विधायक जगजीवन पाल के साथ की गई धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार की कड़ी निंदा की और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। एक पार्टी के पूर्व में जो विधायक रहे हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं, उनके साथ जो मार पिटाई की घटना हुई है इसमें कौन लोग शामिल हैं? जाहिर है कि इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कल हमारा जो कांगड़ा ज़िला कांग्रेस कमेटी है वो जो है इस मामले को लेके प्रोटेस्ट करी है। अगर इस मामले पे शीघ्र कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी तो हम जो है अगला कदम उठाने पे मजबूर होंगे। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के विरोध में सदर युवा कांग्रेस ने बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कांग्रेस द्वारा 70 वर्षों में बनाई गई सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है, जिसका युवा कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश पंकज राय से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और मांग की है कि राज्यपाल सरकार को निर्देश जारी करके सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करवाएं। हाल ही में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो पिछले 70 वर्षों में
कांग्रेस पार्टी ने जो सरकारी संपत्तियां बनाई थी उन्हें वो बेचने जा रहे हैं। आज हाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो संपत्तियां थी वो मोदी जी अपने जो उनके मित्र बंधु हैं उन्हें बेच रहे हैं। हाल ही में मोदी जी ने 1.5 लाख की जो हमारी रेलवे थी उसे बेच दिया। 1.6 लाख करोड़ की जो हमारी रोडवेज है उसे बेच दिया। 40 एयरपोर्ट बेच दिए। रोडवे अपने जो नेशनल हाईवेज हैं उन्हें बेच दिया। आने वाले दिनों में मोदी जी पता नहीं क्या क्या बेच देंगे। साथ के साथ मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में कोरोना काल के अंदर जो हमारे तरल पदार्थ जैसे हमारे पेट्रोल, डीजल और गैस है उसके माध्यम से जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने 23 लाख करोड़ रुपए कमाया है। पर बड़ी दुखद बात है कि आज तक जो केंद्र की सरकार है उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने इस 23 लाख करोड़ का कहां पर निवेश किया है। आज हम जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो ये सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगे और आम जनता को राहत मिले। मानवता की सेवा में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया द्वारा शिमला शहर में मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे लोगों को कंबल वितरित किए गए। इसके अलावा इन लोगों को फेस मास्क और विटामिन की दवाइयां भी दी गई। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं लगी है। अब संस्था ऐसे लोगों को चिन्हित कर जल्द ही इनका निःशुल्क टीकाकरण करेगी। हमने हेल्पेज की तरफ से 2 कंबल, मल्टीविटामिन, विटामिन डी और मास्क वगैरह उनको दिया हुआ है। तो साथ में अभी एमडी साहब ने हमको ये बोला है कि अगर यहाँ जितने भी यहाँ पे इनके वर्कर्स हैं अगर जो जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हमारे पास एक प्रोग्राम आया हुआ प्रोजेक्ट जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उनको जूस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हेल्पेज के पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें हमको वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव से लाके या जितने भी गरीब है उनको वैक्सीनेशन सेंटर में लाके उनको वैक्सीन कराया जाएगा। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी नीडी लोग हैं यहाँ पे उनको हम अपनी तरफ से खर्चा करा के हम लोग उनको वैक्सीनेशन के लिए लाएंगे। तो अभी मैं बात कर रहा था इन लेबर से तो काफ़ी लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाया, फर्स्ट डोज भी नहीं किया है। तो इनका हम एक डाटा लेंगे पूरे शिमला में ही देखते पहले कितने जो लेबर क्लास वाले हैं उनको ला के उनको फिर हम वैक्सीन करवाएंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।